भारत की नदियां ये सिर्फ पानी के बहाव नहीं हैं, ये तो हमारे देश की नसें हैं, हमारी लाइफलाइंस हैं। और हाँ, अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनको समझना तो एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो चलिए आज भारत की विशाल नदी प्रणालियों की एक फटाफट और बिल्कुल साफ सुथरी ज्योग्राफिकल टूर पर निकलते हैं। तो देखिए, भारत की नदियों को समझने का सबसे आसान तरीका है उन्हें दो बड़े ग्रुप्स में बांटना, जैसे दो बड़े परिवार हों। एक तरफ हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरी तरफ पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो चलो एक एक करके इन दोनों परिवारों से मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं हिमालय के इन जायंट से। सोचिए, इनका जन्म होता है ऊंचे ऊंचे ग्लेशियरों से पिघलती बर्फ से, और यही वजह है कि इनमें साल के 12 महीने पानी रहता है। ये पेरेनियल हैं, मतलब हमेशा बहती रहती हैं। और हाँ, साइज में तो ये जबरदस्त हैं ही। तो इस परिवार में हमारा पहला मेंबर है इंडस सिस्टम यानी सिंधु नदी तंत्र। ये नदी अपना सफर शुरू करती है तिब्बत से और फिर लद्दाख के रास्ते हमारे देश में दाखिल होती है। बिल्कुल एक ग्रैंड एंट्री की तरह, है ना, जैसे ये उत्तर भारत का दरवाजा खोल रही हो। यहाँ एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है, इंडस नदी का ज्यादातर हिस्सा बहता तो पाकिस्तान में है, लेकिन इसकी जो मेन सहायक नदियां हैं ना, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये सब भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर गुजरती हैं। मतलब ये नदियां इस पूरे रीजन की लाइफलाइन हैं और इसी वजह से इनका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। सिंधु के बाद अब आते हैं भारत की शायद सबसे पवित्र और सबसे अहम नदी पर, गंगा। इसका बेसिन, मतलब इसका जो पूरा इलाका है, वो बहुत बड़ा है और इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस तो खैर हम सब जानते हैं कितना गहरा है। तो गंगा का सफ़र शुरू होता है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से और फिर ये ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज जैसे कितने ही बड़े और ऐतिहासिक शहरों से गुजरती हुई बहती है। इसे उत्तर से मिलती हैं यमुना, घाघरा और कोसी जैसी नदियाँ, और दक्षिण से आकर मिलती है सोन नदी। और सबसे ज़रूरी बात क्या है, इसका जो बेसिन है ना, वो दुनिया के सबसे ज़्यादा फर्टाइल इलाकों में से एक है। क्यों? क्योंकि गंगा पहाड़ों से अपने साथ लाती है ढेर सारी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। ओके, तो अब थोड़ा पूरब की तरफ चलते हैं और यहाँ हमारी मुलाकात होती है ब्रह्मपुत्र से। ये भारत की सबसे पावरफुल नदियों में से एक है। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि ये कई देशों से होकर बहती है और मजे की बात यह है कि हर जगह इसका नाम अलग है। देखिए, इसका सफर तिब्बत में शुरू होता है सांगपो नाम से, फिर जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है तो इसका नाम हो जाता है सियांग, और आखिर में असम के मैदानों में पहुंच के ये बनती है ब्रह्मपुत्र। और इसकी ताकत को और बढ़ाने के लिए सुबनसिरी, मानस और लोहित जैसी नदियां भी इसमें आके मिल जाती हैं। अब ब्रह्मपुत्र कितनी जबरदस्त है, इसका एक जीता जागता सबूत है माजुली आइलैंड। क्या कोई सोच सकता है, असम में ये नदी इतनी चौड़ी हो जाती है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माजुली इसके बीचों बीच बना हुआ है। ये एक ऐसा अमेजिंग ज्योग्राफिकल फैक्ट है जो एग्जाम के लिए याद रखना ही चाहिए। तो ये तो हुई हिमालयी नदियों की बात। अब हिमालय से नीचे उतरते हैं और चलते हैं भारत के हार्टलैंड की तरफ, जहां हमें मिलती हैं पेनिनसुलर नदियां। एक बात जान लीजिए, ये नदियां हिमालय की नदियों से भी ज्यादा पुरानी हैं, एंशिएंट हैं, और ये अपने पानी के लिए ज्यादातर बारिश पर डिपेंड करती हैं। अच्छा, इन पेनिनसुलर नदियों में भी एक पैटर्न है। ज्यादातर नदियां पठार से निकलती हैं, पूरब की तरफ बहती हैं और जाके मिल जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। इनमें सबसे पहले बात करते हैं गोदावरी की, जिसे प्यार से दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है। ये निकलती है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से, फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलने से ठीक पहले एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। अगली इंपॉर्टेंट नदी है कृष्णा। ये भी महाराष्ट्र से ही निकलती है, महाबलेश्वर से। भीमा और तुंगभद्रा इसकी मेन सहायक नदियां हैं। और हाँ, एक फन फैक्ट, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है मूसी नदी, जो हैदराबाद शहर के ठीक बीच से होकर निकलती है। अब आते हैं कावेरी पर, दक्षिण भारत की एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही महत्वपूर्ण नदी। ये कर्नाटक से निकलती है और फिर तमिलनाडु के लिए एक तरह से लाइफलाइन बन जाती है। काबिनी, हेमवती और अमरावती इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। पूरब की तरफ बहने वाली नदियों की लिस्ट में एक और बड़ा नाम है महानदी। ये निकलती है छत्तीसगढ़ से और इसका मेन बहाव ओडिशा में है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है?
इस पर बना हुआ हीराकुंड डैम, जो दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है। कमाल है ना? लेकिन रुकिए, सारी पेनिनसुलर नदियां पूरब की तरफ नहीं जाती। कुछ नदियां जरा हटके हैं। ये कह सकते हैं कि धारा के उल्टी दिशा में बहती हैं, मतलब पश्चिम की ओर, और जाके मिलती हैं अरब सागर में। इनमें सबसे बड़ा नाम है नर्मदा का। और नर्मदा को जो चीज सबसे यूनिक बनाती है वो है इसका रास्ता। ये एक रिफ्ट वैली से होकर बहती है। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझें तो दो पहाड़ों के बीच एक गहरी दरार, नर्मदा उसी दरार से होकर अपना रास्ता बनाती है। और नर्मदा अकेली नहीं है। नर्मदा और तापी, इन दोनों को आप जुड़वा नदियां भी कह सकते हैं। दोनों ही मध्य प्रदेश से निकलती हैं, दोनों ही पश्चिम की तरफ बहती हैं। नर्मदा बहती है विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच से, और तापी भी लगभग उसके पैरेलल ही चलती है। और दोनों की मंजिल एक ही है, अरब सागर। तो ठीक है, हमने हिमालयी और प्रायद्वीपीय दोनों नदी परिवारों से मुलाकात कर ली है। तो चलिए अब एक क्विक रिवीजन करते हैं, इनके बीच के मेन डिफरेंसेस को देखते हैं, ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो जैसा हमने देखा, हिमालय की नदियां कहाँ से निकलती हैं? ऊंचे ऊंचे ग्लेशियरों से, और इसीलिए इनमें साल भर पानी रहता है। वहीं दूसरी तरफ पेनिनसुलर नदियां पठार से निकलती हैं और बारिश पर निर्भर करती हैं, तो ये सीजनल होती हैं। फिर बात आती है बेसिन साइज की। हिमालय नदियों के बेसिन बहुत बड़े और फर्टाइल हैं, क्योंकि वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों के बेसिन उनके मुकाबले काफी छोटे होते हैं। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, ये नदियां जो हजारों लाखों सालों से बह रही हैं, ये आज भी मॉडर्न इंडिया के ज्योग्राफी, इकोनॉमी और हमारे कल्चर को किस तरह से शेप कर रही हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।